good morning, children. So, today we are again here with another student who's one like you. We have Dhruv with us. Dhruv is doing his aerospace engineering and he's still studying his engineering and he's already secured campus placement. And very soon he is going to be joining DXC Technologies, which is Bangalore based. So, welcome to Education View 360, Dhruv. Thank you, ma'am. Thank you so much. Such a lovely introduction. Today we are going to talk about the career prospects and also about the course in aerospace engineering. So, Dhruv, to begin with, please tell our students what is the difference between mechanical engineering and aerospace engineering? Ma'am, the key difference between aerospace and mechanical is that aerospace generally focuses on the objects that are flying or in the orbit, like जो धरती पे नहीं काम कर रहे, जो ऑब्जेक्ट्स नहीं है, उनके ऊपर काम हम करते हैं. एरोस्पेस इंजीनियर्स का काम वही है. And on a basic level, aerospace and mechanical have similar duties. They both access their design plans. And aerospace is mostly about designing the weapons and satellites for mainly Army, Air Force, and like DRDO. They are working with DRDO, HAL. And when we think about the mechanical engineers, they are into robotics, elevators, generators. That is the work profile for mechanical and aerospace engineers. Now, when we think about the study pattern that they follow, aerospace engineers and mechanical engineers don't have much in difference with respect to the designing aspect. They both have to learn AutoCAD, that is a designing software. This is not much difference is there in the software purview. But जब आप पढ़ाई का देखते हो, बाकी स्टडी का देखते हो, तो हम लोग जनरली मटेरियल्स के बारे में भी पढ़ते हैं, लाइक कॉम्पोजिट मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं. जनरली मैकेनिकल वाले दे वर्क विद आयरन, स्टील एंड ऑल. सो कॉम्पोजिट्स का उतना ऊपर उनका ध्यान नहीं होता जितना हमारे ऊपर होता है, बिकॉज एरोस्पेस में आपको कम से कम वेट रखना है आपके एयरक्राफ्ट का, जिससे कि फ्यूल कंजम्पशन कम हो एंड ऑल. तो उस हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज्यादा मैकेनिकल उसमें पढ़ाई परफेक्ट में नहीं होता, बट जॉब में बहुत वास्ट है. सो मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही होने वाला था, ध्रुव, कि कुछ और ऐसे एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जो आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, या कुछ और ऐसे सॉफ्टवेयर जो आप सिर्फ एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं? मतलब कोर्स और करिकुलम क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपने पढ़े? मैम, हम लोगों ने फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ा है, जिसमें वी हैव टू स्टडी अबाउट हाउ द फ्लो विल ट्रैवल इन द स्पेसेस एंड ऑरिफिस. एंड देन हम लोग ऑटोकैड के बारे में मैंने आपको बताया. देन वी हैव टू डू लिटिल बिट ऑफ कोडिंग एज वेल, जो हम लोग को उन्होंने फर्स्ट फ्यू इयर्स में ही उन्होंने हमें C++ सिखा दी थी, लाइक ओनली फॉर 6 months. जो मतलब बेसिक आप जितना सीख सकते हो. देन उसके बाद ANSYS सॉफ्टवेयर which is used for to simulate models and structures. For example, कि आपने एक बार बनाई एंड उसमें आपने बताया कि जो बार है स्टील की बनी है या एल्यूमिनियम की बनी है, तो उसके ऊपर आप स्ट्रेस कितना हो रहा है, कितना बेंड होगा स्ट्रक्चर, वो सब आप सीखते हो ANSYS में. देन वी लर्न MATLAB which is mathematical simulation. फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक रॉकेट है, वो रॉकेट कितनी दूर तक जाएगा एंड उसमें मैं अगर पेलोड लगाऊंगा तो वो फिर कितनी दूर तक जाएगा, तो ये सब हम MATLAB में सिमुलेट कर सकते हैं. एक्सेप्ट दैट वी हैव डन स्ट्रक्चर्स एंड मटेरियल्स एंड डिजाइनिंग फ्रॉम हैंड एज वेल. हम लोगों को सॉफ्टवेयर बाद में सिखाया था, बट पहले हम लोग को डिजाइनिंग हम लोगों ने पहले ड्राइंग करके करी थी, और डायनेमिक्स एंड तो ऐसे परफॉर्मेंस, एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस. एंड देन वी हैव हम लोग को हम लोग प्रोजेक्ट्स भी ऐसे ही मिलते हैं, लाइक आई एम वर्किंग ऑन लैंडिंग गियर्स राइट नाउ. लैंडिंग गियर्स की परफॉर्मेंस कैसी होगी, तो मैं डिजाइन में चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो ऐसे ऐसे करके आपके करिकुलर में चेंजेस आते भी रहे हैं हमारे. It's very heavy on science and technology, I must say. It is, ma'am, it is. So Dhruv, now you are one of the lucky students जिसको campus placement मिल गया. You are still studying and you already have a job in hand. तो एरोस्पेस इंजीनियर्स को किस तरीके के जॉब ऑफर्स आते हैं, और ये भी बताना कि किस तरीके की इंटर्नशिप्स उनको करनी चाहिए so that they can get better jobs.
मैम अभी के लिए हम लोग जो एरोस्पेस इंडस्ट्री की वी वर आई वाज होपिंग कि लाइक इंडिगो आएंगी, स्पाइस जेट आएंगी, दीज आर लाइक कमर्शियल जो है, बट वो दिस टाइम बिकॉज ऑफ कोविड दे वर नॉट एबल टू कम दिस टाइम, जॉब अपॉर्चुनिटीज वर लेस, but the companies that you can apply to is DRDO or ISRO, or these are the good government organizations. Then there are different startups that are coming up that are building drones and even the rocket system for ISRO. So these are a few job opportunities that you can get. HAL and some helicopter based, you can also apply there. Even for a bigger industry, one can apply in the US. The job opportunities there is vast, but in India it is still growing. It will take some time, but it will go to greater heights. For the internship perspective, I went to Indian Air Force. I went to Nasik. There I I was working for the overhauling processes of MiG-21s and Sukhoi aircrafts. So one can apply for Indian Air Force BRD stations, and they can also apply for BRD. It is very tough to get internships in ISRO, but if you have contacts, you can go to DRDO. DRDO takes you as well without any help. One can even apply to Air India, Indigo, but the learning process that you will have in these government organizations, you can't have in commercial airlines. So, why do you say that learning is more in government organizations than in the private ones? Because when I went to Air India, the learning process takes place in the first 2 weeks, and they will show you the engine and they'll send you home. But when you go to these government organizations, like when I went to Indian Air Force, they showed me the whole process. The whole aircraft was opened up, and I was able to see every aspect of the aircraft. I was able to sit in the aircraft, and the learning that I went through, I was able to see the composite materials over there, the different composite materials, the how the when the structure was broken, how they were fixing it, then how the fueling takes place. Some of this can't be shown in the commercial aspect. Some good organizations, but that are paid, like Boeing and all, you can apply there as well. But problem is the money. There you have, they will charge you a lot of money, and in these government organizations, they will not charge you much, but they will show you the learning that will take place is very good. All right. So ध्रुव, हमें ये बताओ, ये जो आपका जॉब ऑफर्स आपको आते हैं, जनरली what is considered as a good package? मतलब what is the market value of an aerospace engineer? Ma'am, the average salary that you can get is 6 lakhs per annum. And if you are an IIT graduate, you are even looking for a bigger package like 15 lakhs per annum. And job offers that you get are very vast. I have got an IT company based job because I'll be working for I'll be working with DXC Technologies, and hopefully I'll be working for artificial intelligence that will be building for the aircrafts. So that's why both IT, one has to understand that IT and aerospace are working hand in hand. Now, people are saying that we are aerospace engineers, but they are not able to work with the CS companies, IT companies. They are like, I chose aerospace. Why will I work in an IT company? They don't understand that both of them work hand in hand. And because all the simulations that are taking place are on the computers, you can't do everything on pen and paper. But the packages that you can get will vary. In IT companies, I'm getting 5 lakhs per annum. In core companies, you might get higher. So that's very important that it's all integrated. Nothing works in an It is individual integrated. watertight compartment. Yes, correct. So, ध्रुव, और कुछ एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में आप बताना चाहते हो जो मैंने पूछा ना हो, या there is something which you want to mention here? मैम, एक होता है कि आर्मी में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम है कि नहीं है. लोग डिफेंस एस्पिरेंट्स काफी सारे होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कैसे अप्लाई करें, क्या क्या अप्लाई करें. सो ऐसा होता है कि एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए अलग से वो निकलती है आपकी एक
कट ऑफ निकलती है एंड आप अलग से अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। एंड जनरली उसके लिए वैकेंसी 2 या 3 ही होती है फॉर एरोस्पेस इंजीनियर्स। वेयर एज इफ यू गो फॉर मैकेनिकल एंड सीएस, उसके लिए जो वैकेंसीज हैं दैट इज इवन मोर, इट इज लाइक 10 and 15 वैकेंसीज। बट ये है कि आप डायरेक्टली अप्लाई जरूर कर सकते हो एरोस्पेस के लिए, क्योंकि बच्चे भी उतने ही कम आते हैं वैसे तो एरोस्पेस में जब आप उसके लिए अप्लाई करते हो। एंड मोर ओवर इफ यू क्लियर एफकैट, that is the paper that you will be giving after your college, after finishing your college, तो उसके बाद आपके पास अगर if you go for air force, तो आपके लिए opportunity when you clear go for SSB and go for sit for interview, and it will be even easier for you to clear SSB for the technical aspect of the SSB। जब आपका इंटरव्यू होता है ना, आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये बहुत आसान हो जाता है आपके लिए कि आप आर्मी या एयरफोर्स में आप क्लियर कर पाओगे एसएसबी टेक्निकल एस्पेक्ट, बिकॉज इतना टफ होता नहीं है आपके लिए। All right. So when you are saying कि direct apply कर सकते हैं, you mean to say कि there is no need to write the CDS written exam? No need to write written paper. That's right, man. For army, there is no need to write written paper. Only cutoff is taken. So one should at least get above 70% because cutoff is generally 50 to 70%. That's an excellent input, Dhruv. So Dhruv, thank you so much for being the guest speaker at our channel. And I'm sure that students will definitely benefit out of your talk. Thank you, Dhruv. Thank you so much, man.